नमस्कार, स्वागत है आपका दूसरे एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार सूर्य और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। आज हमारे बीच जो अतिथि आने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो स्वयं में एक परिचय हैं जिन्हें झाझा की पूरी जनता जानती है और वो झाझा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धर्मदेव कुमार यादव की, जो बतौर जिला पार्षद होते हुए जमुई जिला के शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने कई सारे विद्यालयों में जाकर वहाँ के शिक्षा स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। ठीक। सर, आपने राजनीति को अपना करियर बनाया, आप सरकारी नौकरी भी कर सकते थे, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, यदि सरकारी नौकरी में होते तो वहाँ भी अपनी ड्यूटी ढंग से निभाते। दरअसल ये बात है आज से 35 साल पहले की, जब मैं लगभग 20-22 साल का हुआ करता था। तो कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद हमने जो देखा अपने आसपास में जो गड़बड़ियाँ थी, सिस्टम पूरे कोलैप्स था, तो मन में आया कि इन गड़बड़ियों के ख़िलाफ़ में अपनी सक्रियता जो है वो किया जाए। और फिर कुछ नौजवानों, अपने ही विचार के नौजवानों के साथ मिलकर, और जो सिस्टम में व्याप्त गड़बड़ी थी, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे इलाज से संबंधित हो, सड़क बिजली से संबंधित हो, रोज़गार से संबंधित हो, कृषि व्यापार से संबंधित हो, तो उन तमाम गड़बड़ियों के ख़िलाफ़ में हम लोगों ने जन जागरण करना शुरू किया। तो इस प्रकार से जो है हमारी सक्रियता धीरे धीरे राजनीति की ओर बढ़ती चली गई, और फिर हम सक्रिय राजनीति में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। आप जानते हैं कि पिछले 2001 से मैं जिला पार्षद के तौर पर अपना योगदान दे रहा हूँ। राजनीति विशुद्ध देश सेवा का क्षेत्र है, पर अभी व्यक्ति राजनीति में सिर्फ पैसे और पावर के लिए आते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय होगी? आज़ादी से पहले विशुद्ध देश सेवा थी, और इसमें जो जुड़े लोग थे, जो उस समय की जो राजनीति थी, वो था कि जो यहाँ ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए लोग लगे हुए थे बड़े ही ईमानदारी से। आज़ादी के बाद जो है काफ़ी बदलाव आया। शुरू में तो ठीक ठाक रहा, 10 वर्षों तक देश के विकास के लिए जो काम होना चाहिए था वो ठीक ठाक हुआ, लेकिन 10-15 वर्षों के बाद जो है गिरावट आई राजनीति में, देश की राजनीति में गिरावट आई, और राजनीति जो है वो पावर और पैसा का गेम हो गया। पैसा लगाओ, पैसा बनाओ, ये जो है चलने लगा। तो देश की जो आर्थिक सामाजिक गति, जो देश के आर्थिक सामाजिक गति जो मिलना चाहिए था, वो कम हो गई। तो इस समय जयप्रकाश नारायण याद आते हैं, उनका कहना था कि जो ये भ्रष्टाचार है, ये हमारे आपके बीच के ही लोग इसमें शामिल हैं, वो कोई एलियन नहीं है कि दूसरे ग्रह से आए हैं। और अगर भ्रष्टाचार दूर करना है तो सबसे पहले अपने से और अपने लोगों से ही जो है वो शुरुआत करना होगा। अगर आप पावर में हैं तो आपको ये नहीं देखना होगा कि गड़बड़ी करने वाले कौन हैं। आपके भाई हो सकते हैं, आपके भतीजे हो सकते हैं, आपके संबंधी हो सकते हैं, आपके दोस्त मित्र हो सकते हैं। तो ये जो है जयप्रकाश नारायण जी का कहना था, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और सचमुच में जो ये हमारा जो विशाल देश है, तो इसको भ्रष्टाचार रूपी दीमक ने जो है वो खा लिया है। भ्रष्टाचार का मतलब बहुत व्यापक है। अब आप आज के दौर में आप देखिए, अगर एक गुरुजी से कहिए, सरकारी गुरुजी से, कि गुरुजी आपको पढ़ाना चाहिए, तो वो भड़क जाएंगे। आप एक डॉक्टर से कहिए कि आपकी ड्यूटी है इलाज करना, सरकार लाखों रुपए आप पर खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके एक डॉक्टर बनाती है सरकार, तो आपकी ड्यूटी है कि मुफ्त में सेवा देना। तो ये संभव नहीं है। डॉक्टर बिना पैसे की सेवा देने को तैयार नहीं है। इसी तरह से और जितने भी अफसर और कर्मचारी हैं, बिना घूस के कोई काम करने को तैयार नहीं है। ये आम बात है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। और इन तमाम लोगों का जो है वो
पोषक कहिए, संरक्षक कहिए, वो नेता बने हुए हैं जो पावर में हैं। तो ये जो है ये तभी दूर हो सकता है जब हमारा नेता, हमारे अफसर, ये तमाम लोग मिलजुल कर और ईमानदारी से जो है काम करें, तो लोकतंत्र में जो है वो विकास उत्तरोत्तर जो है होते रहना चाहिए। लेकिन अभी आप देखें, ख़ास तौर से अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जो हमारी पढ़ाई की शिक्षा व्यवस्था जो हमारी है, तो 4 लाइन बोलना नहीं आता, 4 लाइन शुद्ध पढ़ना नहीं आता, 4 लाइन शुद्ध जो है लिखना नहीं आता। और यही बच्चे जब हमारे दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं, तो जो वहाँ के कॉरपोरेट हैं, जो वहाँ के ठेकेदार हैं, जो इनको काम पर लगाते हैं, वो समझ जाते हैं कि इनको जो है लेबर लॉज का, जो मजदूरों के लिए बना कानून है देश के संविधान में, इनको जानकारी नहीं है, तो हम इनका शोषण कर सकते हैं। तो इस तरह से उनका जो है लगातार शोषण होता है। इसके अलावा बिहार की जो छवि बनती है हमारे लोगों के द्वारा कि पढ़े लिखे उज्जड लोगों का जो है राज्य है, इसमें वो अच्छे लोग भी जो है वो गुम हो जाते हैं। तो ये जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी गड़बड़ियाँ जो है वो भ्रष्टाचार रूपी दिमाग की वजह से। जब तक हमारे यहाँ एक अच्छी शिक्षण व्यवस्था नहीं होगी, जहाँ शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना आवे, ये ज़रूरी है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अगर आप मांगेंगे कि जलेबी 1 किलो जलेबी दीजिए, तो एक बड़ा सा जलेबी बना के आपको दे देगा, क्योंकि आपने सिंगुलर नंबर में कहा है, एक वचन में कहा है, तो वो एक वचन में एक जलेबी आपको ला के दे देगा। वहाँ के लोग जो है उनको, वो खोमचे वाले हैं, तब भी उनको एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान है, ग्रामर का ज्ञान है, वहाँ के माहौल में है। वो कहेंगे कि 1 किलो जलेबियाँ लाओ, क्योंकि जलेबी एक हो जाएगी, जलेबियाँ जो है वो बहुवचन में आएंगी। तो इस तरह से ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हमारे लोगों के साथ जो है ये भारी दिक्कत है। न तो हम ग्रामेटिकली बोल सकते, न तो जो है लिख सकते, न पढ़ सकते। तो ये दिक्कत हमारे साथ है। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो है ये बदलाव आया है आज की राजनीति में, और इसमें बदलाव और उत्तरोत्तर की संभावना है। अच्छे लोग राजनीति में आएँ, उस पर काम करें, पढ़ाई में, इलाज में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में जो है काम हो। सहकारी जो संस्था है, सहकारी तौर पर काम होना चाहिए। जो काम सरकार अकेले नहीं कर सकती, तो उसके लिए हम लोग खुद मिल जाएं, सहकारी तौर पर उसको निपटा लें। ये तमाम बातें हैं जिस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। आधारित आरक्षण पर आपकी क्या राय है? हजारों साल से इस देश में ऐसी व्यवस्था रही है कि योग्यता के आधार पर कुछ लोगों को जो है जात की पदवी दी गई थी। जो शास्त्र में पारंगत हैं उन्हें ब्राह्मण कहा गया, जो देह यष्टि से मजबूत हैं, सेना के कार्य में, सुरक्षा के कार्य में लग सकें, उनको क्षत्रिय कहा गया। जो वाणिज्य व्यापार में चतुर थे उन्हें वैश्य कहा गया, और जो बाकी तमाम जो सेवाओं में लगे रहते थे तो उन्हें शूद्र कहा गया। तो ये जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, ये हजारों साल पहले जो है शुरू किया गया था। योग्यता के आधार पर उन्हें जो है ये पदवी दी गई थी, ये जाति नहीं, ये पदवी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो है अब जो ब्राह्मण के घर में पैदा लिए वो ब्राह्मण हो गए, माने जन्म आधारित हो गया। क्षत्रिय के घर में पैदा लिए क्षत्रिय हो गए, वैश्य के घर में पैदा लिए वैश्य हो गए, शूद्र के घर में पैदा लिए शूद्र हो गए। चाहे उनकी जो है वो श्रेष्ठता वो सिद्ध करते हो या नहीं करते हो। अब ऐसा हो गया कि भले ही आप में योग्यता नहीं हो, लेकिन आप अगर उच्च कुल में पैदा हुए तो आप उच्च कुल कहलाएंगे, जन्म से श्रेष्ठ कहलाएंगे। और कथित छोटी जात में पैदा लेके तमाम श्रेष्ठता आप में है, तमाम योग्यता आप में है, तब भी आप जो है भेदभाव के शिकार होइएगा। तो ये जो है व्यवस्था बनी। तो इसलिए जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस पर बड़ा गहन चिंतन मनन किया। और ये ऐसा नहीं है कि भारत में, दुनिया के
कई हिस्सों में जो है ये आरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ भी 14-15 संविधान का जो अनुच्छेद 14-15-16 है, तो ये इसका प्रावधान किया गया ताकि जो है समता संपन्नता आ सके, ताकि जो गैर बराबरी है वो मिट सके, इसके लिए ये सब कुछ किया गया है। तो ये आरक्षण का ये जो प्रावधान है इसलिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आज भी भेदभाव इस देश में कम नहीं हुआ है। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे मिट रहा है, लेकिन तब भी आज बहुत बड़ी आबादी है जो भेदभाव का शिकार हो रहा है। तो जातीय जनगणना कितना आवश्यक है? अब ये तो पता लगना चाहिए। पिछले 35 वर्षों से 34-35 वर्षों से बिहार में पिछड़ी जाति के बहुलता वाले लोग ही जो है सरकार में हैं। तो पिछले 34-35 वर्षों में इस राज्य में पढ़ाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और तमाम जो है सहकारी संस्थाओं के विकास के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, पर्यटन के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, ये दिखना चाहिए कि किस जाति के लोग जो है कितना उसका लाभ मिला है, जो पिछड़ी जातियाँ थी उनका कितना विकास हो सका है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि वो जानकारी तो हो। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जाति गणना कोई गलत नहीं है। सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या सरकारी विद्यालय में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसको समाप्त कर उसके निजीकरण कर देना चाहिए? देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू है, यानी 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं उन्हें हर हाल में फ्री और निःशुल्क शिक्षा देने का कानून बना हुआ है। यदि निजीकरण भी होता है तो सरकार तमाम बच्चों के लिए निजी विद्यालयों को पैसा देगी, क्योंकि कानून बना हुआ है। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो कई ऐसे परिवार हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, तो वो निजी विद्यालयों में भी अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। उनके खाते में जो पैसा जाएगा वो यकीनन उस पैसे से जो है वो दूसरा कार्य कर लेगा, लेकिन वो अपने बच्चों को, चूँकि शिक्षा से क्या बदलाव आ सकता है उनको जानकारी ही नहीं है। तो निजीकरण समस्या का निदान नहीं है। तो गड़बड़ी कहाँ हुई है? गड़बड़ी हुई है कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ और उससे पहले भी जब सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था तो 30 बच्चे पर एक शिक्षक की बहाली होनी थी। ये बहालियाँ हुई भी, लाखों की संख्या में बहालियाँ हुई, लेकिन सर्टिफिकेट देखकर बहाली हो गई। तो उसमें कई फर्जी सर्टिफिकेट वाले भी उसमें घुस आए। होना ये चाहिए था, हालांकि जो बहालियाँ हुई है पंचायती राज व्यवस्था के जो संस्थाएं हैं तो उसको जो है वो नियोजन इकाई बनाया गया। तो होना ये चाहिए था कि स्थानीय निकाय कर्मचारी सेवा आयोग गठन किया जाता, जिस तरह से बिहार सरकार के लिए बीपीएससी है, जिस तरह केंद्र सरकार यूपीएससी से अपना जो है आईएएस आईपीएस का चुनाव करती है। तो इसी तरह से स्थानीय निकाय कर्मचारी सेवा आयोग अगर स्थानीय स्तर पर गठित होता और यहाँ उसमें परीक्षा ली जाती तो उसमें जो शिक्षक आते वो ट्रेंड भी होते और उनमें वो जो है हुनर होता, उनमें वो स्किल्ड होता और वो ईमानदारी होती कि वो दायित्व बोध से लैस होते और वो जो है बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो चुने गए हैं वो शिक्षक हैं ही नहीं। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम ट्रेनिंग देने के बावजूद वे जो है बार बार आंदोलन की बात करते हैं, वे हर समय स्कूल को बंद करने की बात करते हैं, सरकार के चक्का जाम करने की बात करते हैं, लेकिन पढ़ाई की बात नहीं करते। तो हमारा मानना है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो 370 धारा की तरह है, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दूसरे राज्यों की शिक्षा व्यवस्था से अलग करती है। तो होना ये चाहिए कि कश्मीर से जिस तरह से 370 धारा एक बार में उठा लिया गया, कश्मीर को मुक्त करा दिया गया, उसी तरह से यहाँ शिक्षा व्यवस्था में जो ये लोग बैठे हुए हैं इन्हें बाहर किया जाए, इन्हें दूसरे कार्यों में लगाया जाए और तमाम वैसी बहालियाँ की जाएं। जो हमने कहा, अगर पंचायती राज से करवाना है, हालांकि अब तो सरकार बीपीएससी से करवा रही है, तो अगर बीपीएससी से करवा रही है वो भी इंक्रोचमेंट है,
वो अलग मुद्दा है, उस पर हम लोग कभी बात करेंगे। तो जो वेल ट्रेंड टीचर हैं और सचमुच में उन्हें जो है ट्रेनिंग दी जाए, जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने दिया है, वहाँ के शिक्षकों को विदेश में ले जाकर पहले नैतिक शिक्षा दी गई कि आपका दायित्व क्या है। उसके बाद फिर बच्चों को 1 to 5 के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए धैर्यपूर्वक, उसके नीचे के बच्चों को कैसे जो है पढ़ाया जाए जिसमें और ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है। फिर जो है 8 से ऊपर के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए जिसमें स्किल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो ऐसे जो है टीचर तैयार होने चाहिए। तो ये जो है तभी हो सकता है, जिस तरह 370 एक बार हटा दिया गया, उसी तरह इन शिक्षकों को दूसरे कार्यों में लगाया जाए, उनके जगह पर जो है वेल क्वालिफाइड टीचर को लगाया जाए, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ सकता है। देखिए जो हुआ है इस राज्य में पिछले 75 वर्षों में, कि आज मैंने पहले भी कहा कि हमारे ज़्यादातर युवा 4 लाइन शुद्ध बोलना नहीं जानते, 4 लाइन पढ़ना नहीं जानते, 4 लाइन शुद्ध जो है लिखना नहीं जानते। तो हमारी एक जो है अलग छवि बनती है। तो इससे अगर हमको उबरना है तो हमारी सरकार को एकदम सबसे पहले शिक्षा पर काम करना होगा। दुनिया के जितने भी चिंतक हुए, जितने भी दार्शनिक हुए, सबों ने कहा है कि अगर अपने हालत में सुधार लाना है तो सबसे पहले अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करो। तो ये ज़रूरी है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए और इसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए। आज कम उम्र के बच्चे नशा की ओर ज़्यादा अग्रसर हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए ये भी जो है मामला जुड़ा हुआ है शिक्षा कुशिक्षा से। समाज में जो माहौल है, समाज परिवार का, समाज का, शासन प्रशासन का अगर नियंत्रण खो जाएगा तो मैंने पहले भी कहा है कि बच्चों को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। हालांकि ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ मामला है। मस्तिष्क में एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे, डोपामाइन। जब हंसी खुशी का माहौल रहता है तो इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, या कहिए इस सिक्रेशन के बाद जो है शरीर आपका जो है वो ताजगी भरा महसूस होगा। तो आज का जो समय है, कई तरह के तनाव से बच्चे जो है ग्रसित हो गए हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो घर परिवार में कलह की समस्या हो, कई तरह की समस्याएं हैं। तो इस तरह से उसके शरीर में डोपामाइन का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो इस बीच में बच्चा कई बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। और ये शिकार कहाँ होता है? अब कॉलेज में गया, कुछ बच्चे हैं जिनको उनके परिवार से ये लत मिली हुई है। परिवार के लोग जो है वो चरस या दूसरे तमाम, चाहे वो स्मोकिंग हो या ड्रिंकिंग हो, चाहे वो शराब का सेवन हो या तो फिर धूम्रपान हो, तो ये जो अपने परिवार के लोगों को करते देखते हैं तो वे बच्चे उसका सेवन करते हैं। तो वे दूसरे बच्चों में भी पहले तो धीरे धीरे सिर्फ टेस्ट लेने के लिए और फिर जो है लत लग जाती है। तो ये इस तरह से कुछ कारण बनता है। तो इसको रोके जाने की ज़रूरत है। परिवार वालों को नज़र रखनी चाहिए, समाज को भी नज़र रखनी चाहिए, प्रशासन को भी नज़र रखनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और नहीं तो समाज को जो है गलत दिशा में जाते देर नहीं लगेगी। किसी भी आंदोलन में आंदोलनकारी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। कभी कभी होता क्या है कि सरकार के किसी फैसले पर युवा ख़ास तौर से उत्तेजित हो जाते हैं और फिर उनको रोका नहीं जा पाता। हालांकि मेरा मानना है कि ये नेतृत्व की कमी का मामला है। किसी भी भीड़ के नेतृत्व को अगर सही नेतृत्वकर्ता के हाथ में दिया जाए तो वो आंदोलन एकदम से सफल भी होता है और शांतिपूर्वक, अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, 2 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक तो एक विध्वंसक कार्रवाई हुई अभी लखीसराय में, जो ट्रेन हादसा हुआ, वो कुछ बहालियों में शायद वो अग्निवीर मामले में। और दूसरा इस देश में सबसे बढ़िया उदाहरण है, साल भर चला किसान आंदोलन।
शांतिपूर्वक अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से साल भर वो आंदोलन चला और सरकार को भी झुकना पड़ा। तो ये ज़रूरी है कि कोई भी आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चले, शांतिपूर्वक चले, अहिंसक तरीके से चले, उसका नेतृत्व सही हाथों में हो। क्या झाझा को अनुमंडल बनाना चाहिए, इस विषय पर आपकी क्या राय है? झाझा को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा अवश्य मिलनी चाहिए। हालांकि ये जो अनुमंडल और जिला मुख्यालय की जो धारणा है, ये धारणा बनती इसलिए है कि आमतौर से ये देखा जाता है कि जहाँ मुख्यालय होते हैं, जहाँ उच्च पदाधिकारी होते हैं, तो वहाँ अपेक्षाकृत राहत, विकास और सुरक्षा की जो गति है वो तेज़ होती है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ जिला मुख्यालय हो, अनुमंडल मुख्यालय हो। हालांकि झाझा सारी अर्हताएँ रखता है और ये ज़रूरी है कि यहाँ अनुमंडल बने। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि 2 अस्थाई सरकारें यहाँ पिछले 34-35 वर्षों से है और एक ही व्यक्ति के हाथ में झाझा लंबे समय से है और उनका सत्ता में भी अच्छा हस्तक्षेप है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इसके लिए प्रयास किए जाएं सरकार के स्तर पर और पूर्ण अनुमंडल का दर्जा हासिल हो झाझा को, ये ज़रूरी है। झाझा की प्रमुख समस्या और उसका निर्माण क्या है? देखिए, किसी भी शहर के लिए अच्छा स्कूल कॉलेज का होना, बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र यानी हॉस्पिटल का होना, इसी तरह से और दूसरी जो तमाम आवश्यक चीज़ है, खेल का मैदान होना, बढ़िया स्टेडियम होना, पर्यटन का विकास हो सकता है, नागिनट्टी का विकास करके, तो वहाँ काम किया जा सकता है। और सबसे जो बड़ी बात है और जो झाझा के लिए एक अच्छी बात है कि रेलवे के पास एक बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन है। उस पर रेलवे या तो अपना वर्कशॉप, जैसे कि पहले 80 के दशक में यहाँ लोको शेड हुआ करता था, रेलवे के लोकोमोटिव इंजन यानी स्टीम इंजनों की मरम्मती होती थी, हज़ारों लोग उसमें काम करते थे। तो इस तरह से यहाँ कोई जो है प्रोडक्शन का काम हो सकता है रेलवे का, रेलवे के स्तर से करवाया जा सकता है। तो इस तरह से झाझा में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। झाझा में है क्या, कुछ है भी झाझा में तो सिर्फ यहाँ से जो रेल चलती है, भर भर के लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। तो अब हमारे बहुत सारे लोग स्किल्ड हो गए हैं, उनको भी यहाँ काम की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब में काम करते थे खेतों में, तो वो उन्होंने देखा है वहाँ के खेतों में कैसे ज़्यादा उपज ली जाती है। तो यहाँ के कृषि क्षेत्र में भी कुछ बदलाव लाया जा सकता है। यहाँ जो है कृषि आधारित व्यापार शुरू किया जा सकता है, उसमें नौजवानों को रोज़गार मिल जाएगा बहुत सारा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम किया जा सकता है और काम किया जाना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार 75% उपस्थिति कॉलेज या विद्यालयों में अनिवार्य है। फिर भी अभी बच्चे कॉलेज ना जाकर शैक्षणिक स्थान जैसे कोचिंग वगैरह में जाते हैं, तो इसको किस प्रकार रोका जाए कि बच्चे कॉलेज प्रॉपर तरीके से करें? जहाँ तक प्रतिशत की बात है, तो जो सरकार अपने बजट का 20% शिक्षा पर खर्च करती हो, तो वो क्यों नहीं सोचे कि बच्चे हमारे स्कूलों में आए, हमारे शिक्षण संस्थानों में आए, उन्हें वहाँ शिक्षा मिले। अब आपका सवाल दुरुस्त है कि जब स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे कोचिंग की ओर जाएंगे ही, जिन्हें पढ़ाई करनी है। तो अब ये जो सवाल है ये बड़ा हास्यास्पद है। बच्चों से पूछिए तो वो कहेंगे कि पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में, इसलिए हम कोचिंग जा रहे हैं। और आप टीचर से पूछिए तो टीचर कहेंगे कि बच्चे आते नहीं, पढ़ाएं किसको। हालांकि ये सच है। तो इसका यही निदान है जो मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे जैसे स्कूलों में या हमारा जो सरकारी शिक्षण संस्थान है वहाँ शिक्षा देने का काम ठीक ठाक ढंग से होना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे बच्चे वहाँ आना भी शुरू हो जाएंगे। हमारा जो है फोकस उन बच्चों पर है जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर नहीं जा रहे हैं, ट्यूशन भी जो है अगल बगल के ट्यूशन में जा रहे हैं, स्थानीय तौर पर रह रहे हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को कम से कम जाना चाहिए, हर हाल में जाना चाहिए।
और हमारे जो शिक्षक हैं या जो शिक्षा सेवक हैं उन्हें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जो बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं तो उन्हें शिक्षण संस्थानों में लाया जाए, तो उसमें भी शिक्षण संस्थान हमारा भर जाएगा। सर, राजनीति को छोड़कर और आपको किस क्षेत्र में रुचि है? देखिए, हमारे यहाँ की जो राजनीति है या जो कहिए हमारा जो कार्य क्षेत्र है राजनीति का, तो ज़्यादा समय तो उसी में चला जाता है। लेकिन हमें किताबें पढ़ने का शौक़ है, अच्छी किताबें, बड़े थिंकर्स की किताबें, फिलोसफर्स की किताबें, ये पढ़ने का शौक़ है। सोशल मीडिया पर बड़ा समय खप जाता है, ये सही बात नहीं है, ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया का भी बहुत शौक़ है हमको। और जो सबसे बड़ी हॉबी है जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कारण चाहे जो हो, दुनिया को हम नज़दीक से देखना चाहते हैं और उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। उसका क्या व्यू है, कैसे वहाँ के लोग जो है खुशहाल या बदहाल हैं, ये हम बड़ा नज़दीक से देखना चाहते हैं। उसको हम लिखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, उस तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। हालांकि ये अभी कर पाने में सक्षम नहीं हो सके। आपसे बात कर काफ़ी खुशी हुई सर। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल फॉर्मल टॉक्स, हम चाहते हैं कि ये ऑफिशियल बने, ये रिचुअल बने, ये सेरेमोनियल बने और दुनिया भर में देखी जाए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।